हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2। आज मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं अकाउंटिंग इक्वेशन की। सारी बेसिक बातें मैंने पूरी कर ली थी। आज सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं एक अपना पर्सनल क्वेश्चन लूंगा। इसके बाद में जो भी आपकी बुक में टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन है उन्हें मैं सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले आप ऐसे समझ लो, हमें लिखना होता है पर्टिकुलर्स, इसके बाद एसेट्स, फिर हम लिखते हैं बराबर लाइबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। मैंने लगभग इतनी जगह छोड़ी हुई है, उसका क्या रीजन है? क्योंकि एसेट्स हमारी बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे मैंने बिजनेस के अंदर पैसा आया, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। बिजनेस के अंदर पैसा आया, स्टॉक खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, ऐसे कई सारी चीजें खरीद रहे हैं, तो एसेट्स बहुत सारी हो सकती हैं। सिंपल। तो हम ऐसे लिखते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी। अच्छा, थोड़ा क्लियर और समझाने के लिए मैं एक लाइन भी डाल दे रहा हूं यहां। ये फॉर्मेट है आपका। सबसे पहले बिजनेस शुरू होगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मिलेगा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ऐसे लिखा मिलेगा। सिंपल। इसका मतलब क्वेश्चन तुमसे ये कहना चाह रहा है कि बिजनेस शुरू हुआ और लिखा मिलेगा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज। मैं वही एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कि 60 लाख रुपए से शुरू हुआ। सिंपल। तो हम लिखेंगे हमारे बिजनेस के अंदर क्या आएगा? कैश। अब एक बात सोचो जरा, ये मेरा बिजनेस है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, ये मेरा बिजनेस। अच्छा, इस बिजनेस के अंदर मैं एक अकाउंटेंट हूं। सबसे खास बात, क्लास 11th में आपको यह समझना है, हम सारे लोग जो भी अकाउंटेंसी सीख रहे हैं, हम बिजनेस की तरफ से बैटिंग करने वाले हैं। हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। बिजनेस में जो कुछ होगा हमें बिजनेस के हिसाब से सोचना है। बिजनेस के अंदर पैसा आया, हमें लिखना है पैसा आया, है ना। ये वो मालिक हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में लिए। ये वो 4 मालिक। सिंपल। इन चारों ने मिलकर बिजनेस को कितने रुपए दिए थे? लास्ट लेक्चर में मैंने 80 लाख रुपए लिए थे, अभी फिलहाल मैं कह रहा हूं 60 लाख। सिंपल। तो हम इस तरीके से नोट करेंगे। अच्छा, हम सब लोग कौन है? हम लोग अकाउंटेंट हैं। अकाउंटेंसी सीख रहे हैं हम, और ऐसे समझ लो कि हम अकाउंटेंट हैं जो अकाउंटेंसी सीख रहे हैं। सिंपल। मतलब हमें रिकॉर्ड करना होता है। बिजनेस का एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर पर हमें नोट करना होता है कि बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या जा रहा है। अच्छा, बिजनेस के अंदर 60 लाख रुपए आए, तो ये 60 लाख रुपए पक्की बात है, रुपया आया है, कैश आया है। तो हम नोट करेंगे बिजनेस के अंदर 60 लाख रुपए आए हैं। बिजनेस के अंदर एक एसेट है जो कि 60 लाख रुपए की है। अच्छा, ये दिया किसने है? तो हमें पता है देने वाला कौन है। तो देने वाला है मालिक, और मालिक के पैसों को हम बोलते हैं कैपिटल, है ना। तो हम लिखेंगे किसने दिए? 60 लाख रुपए मालिक ने दिए। सिंपल। अच्छा, तो कैश, बिजनेस के अंदर कैश है। बिजनेस कह रहा है, ये सब बना कौन रहा है? ये सब बना रहा है बिजनेस। बिजनेस कह रहा है कैश आया 60 लाख रुपए हमारे पास। किसने दिया है? मालिक ने दिया 60 लाख। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला, ये जो मालिक हैं, क्या ये मालिक सिर्फ पैसा देकर बैठ जाएंगे और बिजनेस शुरू हो जाएगा क्या? नहीं। इस बिजनेस में जो भी लोग हैं जो इस बिजनेस को चला रहे हैं, वो अपना दिमाग लगाएंगे, और दिमाग लगाकर अपनी प्लानिंग वगैरह करके क्या करेंगे? इस पैसे से वो सारी चीजें खरीदेंगे
इस पैसे से, यानी कि इस पैसे को मार्केट में खर्च करेंगे और वो सारी चीजें खरीदेंगे जिससे बिजनेस शुरू हो जाए। जैसे कि बिजनेस के अंदर जो बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, जो बिजनेस को चलाने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इन पैसे को मार्केट के अंदर खर्च करेंगे, मार्केट के अंदर खर्च करेंगे और खर्च करके क्या करेंगे, जरूरत की जितनी भी चीजें वो खरीदेंगे। जैसे कि बिल्डिंग खरीदी उन्होंने, इसके बाद इस बिजनेस ने मशीन खरीदी, इस तरीके से चीजें खरीदेंगे। सिंपल। तो ये कैसे लिखा होगा, ये आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि इस 60 लाख रुपए से बिजनेस ने क्या किया है, बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग परचेज, रुपीस 30 लाख। फिर हम इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास बिजनेस के अंदर 60 लाख था, 30 लाख रुपया जा चुका है। आप अच्छे से जानते हैं 30 लाख रुपया कहां जा चुका है, और इसे कर देंगे माइनस। माइनस का मतलब है हम ब्रैकेट लगा देंगे, 30 लाख रुपया जा चुका है। अच्छा, ये 30 लाख रुपया कहां खर्च हुआ है, किस जगह पर खर्च हो गया, आखिर बिजनेस ने ये 30 लाख कहां खर्च कराया, तो आप कहोगे 30 लाख से एक बिल्डिंग आई है। और अब आपकी एसेट्स की कैटेगरी बढ़ रही है। पहले एसेट्स में, यानी कि पहले बिजनेस के पास एसेट के नाम से सिर्फ कैश था, अब कुछ कैश खर्च कर दिया बिजनेस ने और बदले में क्या खरीद लिए, बिल्डिंग। पहले बिजनेस के पास बिल्डिंग नहीं थी, नहीं होने पर जीरो। जो चीज पहले नहीं थी इसका मतलब वो जीरो थी, जो चीज पहले नहीं थी इसका मतलब वो जीरो थी। तो बिल्डिंग पहले नहीं थी पर अब बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के सामने लिखेंगे अब बिल्डिंग 30 लाख की है। अच्छा, एक और बात बताओ, ये सारे काम बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के पास 60 लाख रुपया था, 60 लाख में से 30 लाख रुपया खर्च कर दिया बिजनेस ने, स्पेंड कर दिया बिजनेस ने। अच्छा, बिजनेस ने 30 लाख खर्च कर दिया तो ये 30 लाख गया, इसके बदले में क्या आ गई है, बिल्डिंग। तो सबसे खास बात, पैसा भले ही कम हो रहा है पर एसेट तो उतनी की उतनी है। पहले 60 लाख रुपया था कैश में, अब 30 लाख कैश में, 30 लाख जा चुका है तो बचेगा 30 लाख कैश में और 30 की बिल्डिंग है। पर इससे कैपिटल पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जरा सोच के देखो कि आपने बिजनेस को, यानी कि इस बिजनेस को आपने 60 लाख रुपए दे दिए, इस 60 लाख रुपए से बिजनेस क्या खरीद रहा है क्या नहीं खरीद रहा, क्या आपको कोई मतलब होगा? आप अपने 60 लाख मांगोगे। ऐसे समझो कि आपने बैंक से लोन ले लिया 60 लाख रुपए और उस 60 लाख को आप जलाओ, फेंको या कुछ भी खरीद लाओ। 60 लाख से, 60 लाख से हवाई जहाज खरीद लो, 60 लाख से आप बिल्डिंग खरीद लो। क्या बैंक वालों को कोई भी मतलब होगा कि आप क्या खरीद रहे हैं? नहीं, बैंक वालों को तो 60 लाख चाहिए। इसका मतलब आपकी लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपको बैंक वालों को 60 ही देना है, भले ही आप उस 60 लाख का कुछ भी करो। तो लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा और हम लिखेंगे लायबिलिटी में जीरो चेंज। जीरो का मतलब कोई चेंज नहीं, जीरो का मतलब कोई बदलाव नहीं, बिल्डिंग पहले नहीं थी। इसके बाद हमसे क्वेश्चन कहता है कि बताओ बिल्डिंग खरीदने के बाद नई इक्वेशन क्या है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन कहता है बताओ बिल्डिंग खरीदने के बाद नई इक्वेशन क्या है। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें इस तरीके से एक लाइन बनानी होती है इसके नीचे और हमें लिखना होता है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में हमेशा बोलता हूं बच्चों को, न्यू इक्वेशन का मतलब है कि हम ये लिख रहे हैं अब हमारी नई पोजीशन क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए, पहले मेरे पास 60 लाख रुपए थे, उसमें से मैं 20 लाख रुपए की BMW की मोटरसाइकिल खरीद लाया। तो अब नई पोजीशन क्या है मेरी नई सिचुएशन क्या है? 40 लाख रुपया कैश है, 20 लाख रुपए की बाइक है, हो गए 60 लाख रुपए। सिंपल सी बात, बस वही नई पोजीशन बतानी है हमें बताना है 60 लाख कैश में था, 30 लाख रुपए खर्च हो गया, तो अब 30 लाख रुपए तो कैश में है। और ये कौन बता रहा है? ये सारी बातें बिजनेस कह रहा है। बिजनेस कह रहा है 30 लाख कैश में है और 30 लाख रुपए की बिल्डिंग है। बिजनेस से पूछा गया ये बताओ बिजनेस तुम्हारे ऊपर कर्जा भी है कि हाँ मालिक का पैसा है,
कितना है? मालिक का पैसा वही 60 लाख रुपए। तो मैंने क्या शब्द इस्तेमाल करा? बिजनेस कह रहा मालिक का पैसा वही 60 लाख, यानी कि पहले से 60 था, कोई चेंज नहीं हुआ, ना लिया ना दिया, 60 ही अभी भी। बस इस तरीके से लिख देते हैं नई इक्वेशन। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब आगे चलते हैं, फिर लिखा मिलेगा तुम्हें बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर परचेस ₹5 लाख, 5 लाख का खरीदा। तो इस तरीके से लिखा जाता है 5 लाख रुपए खर्च हो गए, चले गए, अच्छा माइनस हो गए। अकाउंट्स में माइनस के लिए ज्यादातर ब्रैकेट का साइन यूज करते हैं। 5 लाख खर्च हो गए। अच्छा, बिल्डिंग पे कोई असर नहीं है, बिल्डिंग पहले भी 30 की थी, अभी भी 30 रहेगी, क्योंकि बिल्डिंग थोड़ी खरीदी है, ना बिल्डिंग खरीदी ना बेची, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा वो 0। और फिर लिखेंगे अब हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं। पहले कैश था, कुछ दिनों बाद बिल्डिंग हो गई, कुछ दिनों बाद अब हमारे पास फर्नीचर भी है। तो मेरे शब्द सुने आप लोगों ने? मैंने क्या बोला? किसी टाइम पर सिर्फ कैश था मेरे पास, कुछ दिनों बाद मैंने कैश खर्च करके बिल्डिंग खरीद ली, कुछ दिनों बाद मैंने फर्नीचर खरीद लिया है। और मैं कहूंगा पहले फर्नीचर नहीं था, 0, इसके बाद भी फर्नीचर नहीं था, उससे उसके बाद भी फर्नीचर नहीं था, बट हां अब मैंने फर्नीचर खरीदा। यानी कि पहले फर्नीचर नहीं था, ये वाली पहले फर्नीचर नहीं था कुछ महीनों पहले, उससे पहले भी नहीं था, उससे पहले भी नहीं था, अब फर्नीचर मैंने खरीदा कितने का? 5 लाख का। ऐसे लिखूंगा, सिंपल, यानी कि 5 लाख खर्च हुए और फर्नीचर आ गया। अच्छा, इसके बाद फर्नीचर खरीदने या बेचने से बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़, मतलब सॉरी, कैपिटल पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए कैपिटल 0 और उसके बाद एक लाइन कर दी जाती है ऐसे। और मुझे लिखना होता है अब बिजनेस की न्यू इक्वेशन क्या है, या बिजनेस की अब नई सिचुएशन क्या है, किस पोजीशन पर है हमारा बिजनेस। सिंपल, और हम लिखते हैं 30 लाख रुपया कैश में था पहले बिजनेस के बाद, और उससे पहले और समझो दोबारा से, 60 लाख रुपया कैश में था, 30 लाख खर्च हो गया बिल्डिंग खरीदने में, 30 लाख रुपया बचा था, 5 लाख रुपया खर्च हो गया फर्नीचर खरीदने में, और 25 लाख। तो मैंने क्या बोला? पहले 60 लाख रुपया था कैश में, 30 लाख खर्च हो गया बिल्डिंग खरीदने में, तो 30 बचा, 30 में से कुछ दिनों बाद 5 लाख खर्च हो गया फर्नीचर खरीदने में, अब 25 लाख बचा है। अच्छा, बिल्डिंग, कोई मुझसे पूछे बिजनेस में तुम्हारे पास और क्या है, मैं कहूंगा अब 25 लाख है, अब 25 लाख कैश है, और बिल्डिंग तो वैसे ही है सेम, मैंने अभी तक कोई दूसरी बिल्डिंग खरीदी नहीं और ना ये वाली बेची, इसलिए नो चेंज। नो चेंज मतलब 0। अच्छा, क्या फर्नीचर है? बिल्कुल है, अभी अभी खरीदा, 5 लाख का फर्नीचर है। अच्छा, मालिक का पैसा कितना है? हम कहेंगे 60 लाख। बस ऐसे लिखना है। और अकाउंटिंग इक्वेशन आप जानते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। ये इसका टोटल किसके बराबर होगा? उसके बराबर होगा, सिंपल सी बात, लायबिलिटी के बराबर होगा। चलो अब आगे चलते हैं। मैं कह रहा हूं मेरे बिजनेस के पास 25 लाख है, पर फिर भी किसी रीजन की वजह से मेरे बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया है। चलो 4 पॉइंट, बैंक लोन, या ऐसे लिखो रिसीव लोन फ्रॉम बैंक, ये लिखते हैं, रिसीव लोन फ्रॉम बैंक, रुपीस 5 लाख, 5 लाख बैंक से ले लिया है, ठीक है। चलो, बैंक से ले लिया तो सबसे पहले बताओ, बैंक से पैसा लिया है, मान लो कि बैंक ने हमें कैश में दिया है, ऐसा समझ लो, या बैंक ने हमारे अकाउंट में डाल दिया है, तो अब मेरे पास
बैंक के अंदर पैसा है। पहले बैंक के अंदर पैसा नहीं था, अब मैंने बिजनेस का अकाउंट खुलवाया, क्योंकि ज्यादातर ये होता है, ज्यादातर मैं ये नहीं कहूंगा कि यही होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि हम जब भी बैंक से पैसे लेते हैं तो बैंक वाले एक अकाउंट खोलते हैं और उसके अंदर अकाउंट में हमें पैसा देते हैं इन कैश की जगह, है ना। अकाउंट में डाल दिया और फिर मैं निकाल सकता हूं। तो बैंक ने मुझे पैसा दिया है। अच्छा, क्या पहले से पैसा था ये बैंक में या कर्जा लिया था पहले से? नहीं, पहले जीरो था, जीरो था, जीरो था, जीरो था, नहीं था कोई कर्जा, जीरो कर्जा था। पर अब फिलहाल मैंने 5 लाख रुपए ले लिए, सिंपल। और ये 5 लाख रुपए मैंने किससे लिए? अच्छा, पहले मेरे ऊपर बैंक का कोई भी कर्जा नहीं था, जीरो। पहले कोई भी कर्जा नहीं था, जीरो, है ना। उसके बाद जीरो, फिर जीरो, इसके बाद आ जाओ जीरो। पर मेरे पास अब बैंक का कर्जा है। अब मैंने 5 लाख रुपए बैंक से ले लिए, तो मैं यहां लिखूंगा 5 लाख रुपया बैंक का कर्जा है। अब जरा सोच के देखो, मैंने जो बैंक से पैसे लिए, मेरे ऊपर सबसे पहले तो लायबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, साथ ही साथ वो पैसा मेरा है तो मेरा अधिकार भी है, मतलब मैं उसे अपनी मर्जी से यूज कर सकता हूं। तो मैंने लिखा मेरे पास एसेट भी है। अच्छा, ये वाली बात बच्चे नहीं समझ पाते, इसके लिए मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि मान लो मैं बैंक गया, मैंने कहा बैंक से कि मुझे 5 लाख रुपए उधार चाहिए। बैंक वालों ने मेरे कागज वागज चेक करे, ओवरऑल सारी जो भी चीज़ें थी उन्हें वेरीफाई करने की, उन्होंने सारी वेरीफाई अपनी मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करी। और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने का उन्होंने कहा ठीक है हम आपको लोन दे सकते हैं, और उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए। 5 लाख रुपए जब मैं बाहर लेकर आया हूं, अच्छा 5 लाख रुपए जब उन्होंने मुझे दिए, कुछ दिनों में मुझे वापस भी करने, जैसे उन्होंने कहा 2 साल कब वापस करोगे, मैंने कहा 2 साल बाद वापस करूंगा। तो 2 साल का उन्होंने एग्रीमेंट करके मुझे 5 लाख रुपए दे दिए, मुझे 2 साल बाद वापस करने। अब जरा सोच के देखो कि मैं बाहर आऊं बैंक से, और बैंक से बाहर आने के बाद वो 5 लाख रुपए लेकर आ रहा था। अब तो मेरी मर्जी है ना, उसे चाहे जहां खर्च करूं, सिंपल सी बात। बैंक तो नहीं बताएगी कि वो मुझे कहां खर्च करने, मैं जहां भी खर्च करूं मेरी मर्जी है, वो मेरी एसेट है, सिंपल सी बात। फिर भी बच्चे नहीं समझ पाते, तो मैं एक बात बोलता हूं, सोच के देखो कि मैं बैंक से बाहर आया, और बाहर जैसे ही आया था कोई तेज बाइक से आया और मेरे हाथ से वो 5 लाख का बैग छीन के भाग गया। क्या मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल चिंता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरा पैसा है। क्या मैं कहूं कोई दिक्कत नहीं, बैंक का ही तो पैसा था, मेरा कौन सा था? ऐसा थोड़ी। बैंक वाले मुझसे अपना पैसा मांगे, चाहे उस पैसे को मैं फेंकूं, जलाऊं या यूज करूं, सिंपल सी बात। इसलिए मेरा अधिकार है उन पैसों पे। अधिकार मतलब एसेट। 5 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ गया है। कहां से आया है? बैंक वालों ने दिया था, इसलिए मेरा कर्जा भी है, सिंपल सी बात। अब मुझसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो 5 लाख रुपए का कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद बताओ तुम्हारे बिजनेस किस सिचुएशन में है, किस पोजीशन में, अभी फिलहाल की सिचुएशन क्या है? तो मैं कहूंगा फिलहाल की सिचुएशन, न्यू इक्वेशन। फिलहाल नई इक्वेशन ये है, कैश 25 लाख था और कैश में कोई भी अंतर नहीं। हां पैसे आए तो जरूर है, कैश नहीं आया। कैश का मतलब ये होता है मेरी जेब में आ गए, मेरे अकाउंट में आए ये उधार जो लिए, इसलिए जेब में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही लिख रखा है जीरो चेंज। और मैं कहूंगा 25 लाख रुपए आए, 25 लाख रुपए हैं, सॉरी। इसके बाद बिल्डिंग ना खरीदी ना बेची, सेम चल रही है, 30 लाख की अभी भी है बिल्डिंग। फिर मैं कहूंगा मेरे पास एसेट्स में फर्नीचर अभी भी है 5 लाख का, ना खरीदा है ना बेचा है, नो चेंज, इसलिए जीरो चेंज। इसके बाद बैंक में हाँ 5 लाख रुपए आ गए, इस वक्त मेरे पास बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं। अच्छा, साथ ही साथ कैपिटल में नो चेंज, यानी कि मालिक का आज भी 60 लाख रुपए, मालिक का 1 रुपया ना दिया है मैंने ना लिया है, तो इतना ही सेम है। तो मालिक का पैसे में नो चेंज, 60 लाख रुपए ही, सिंपल। और बैंक से अब एक कर्जा बढ़ और गया है, मेरी एक लायबिलिटी बढ़ और गई है। लायबिलिटी में पहले तो अभी तक तो इंटरनल लायबिलिटी थी, मालिक का ही पैसा था, अब एक्सटर्नल लायबिलिटी और हो गई है, बाहर वालों का कर्जा और हो गया है। टोटल मेरी लायबिलिटी 65 लाख है और टोटल मेरी एसेट 65 लाख है। ऐसे अगर टोटल करके देखें आप तो ये 25 और 30 55, 5 60 और 5 65, ये बैठ रहा है आपका 65 लाख।
और इसका टोटल करके देखें, ये भी 65 लाख रुपए बैठ रहा है। इसका मतलब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसी तरीके से आपको करनी होती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसके बाद फिर मान लो क्वेश्चन ने कुछ दिनों बाद फिर क्या हुआ, मैं वैसे तो ये बोलने वाला था, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, पर मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बोलूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि बिजनेस ने कहा कुछ दिनों बाद बिजनेस को माल खरीदने की जरूरत पड़ी। 5th पॉइंट, स्टॉक परचेज रुपीस। स्टॉक खरीदा कितने रुपए का? 20 लाख का इन कैश। 20 लाख रुपए का माल खरीदा, तो सोचो 20 लाख रुपए चले गए होंगे हमारे पास से, है ना। अच्छा, 20 लाख रुपए चले तो गए, तो कोई नई चीज आ भी तो गई होगी पैसे खर्च करके। बिल्कुल, स्टॉक आ गया है। क्या ये स्टॉक पहले कभी था हमारे पास? नहीं, स्टॉक नहीं था। सिंपल, स्टॉक नहीं था। पर हां, अब स्टॉक है। अब 20 लाख रुपए का स्टॉक है। सिंपल। अच्छा, इस स्टॉक खरीदने से क्या बिल्डिंग पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, ना बिल्डिंग मैंने बेची, ना बिल्डिंग मैंने अभी दोबारा से खरीदी। बिल्डिंग जो पहले खरीदी थी वही है, तो बिल्डिंग ना बढ़ेगी ना घटेगी। नो चेंज। नो चेंज मतलब जीरो चेंज। फर्नीचर उतना ही है, ना मैंने खरीदा दोबारा से, पहले खरीदा था दोबारा से नहीं खरीदा, ना मैंने बेचा, नो चेंज। बैंक में पैसा, जितना बैंक वालों से लोन लिया अभी भी बैंक अकाउंट में ही पड़ा है मेरे, मुझे अभी जरूरत नहीं पड़ी है, अभी 2-4 दिन बाद निकालूंगा, इसलिए नो चेंज, कोई चेंज नहीं। अच्छा, मालिक का पैसा, क्या और मालिक से पैसा ले लिया था? क्या नहीं लिया, उतना ही पैसा है। और इसके बाद बैंक से और कर्जा लिया है या बैंक का जो लिया था वो चुकाया है? नहीं चुकाया है, ना लिया है, मतलब नो चेंज। नो चेंज मतलब जीरो। जहां मैं जीरो लगा रहा हूं इसका मतलब नो चेंज। और इसके बाद हम फाइनलाइज करते हैं न्यू इक्वेशन। $25 लाख रुपया था, पर क्या बताएं 20 लाख का माल खरीदना पड़ा। ऐसे करके हम सोचेंगे अपने मन में, क्या बताएं 20 लाख का माल खरीदना पड़ा, 5 लाख बचे हैं अब। प्रेजेंट सिचुएशन ये। अच्छा, एक और बात दिमाग में आई, न्यू इक्वेशन का मतलब है प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट में ऐसा है, पहले मेरे पास 5 मोबाइल थे, 2 मैंने बेच दिए, 3 है। आज मैंने 4 और खरीद लिए, तो 3 थे, अब 4 खरीद लिए तो 7 हो गए। प्रेजेंट सिचुएशन, सिंपल सी बात। अच्छा, इसके बाद 30 लाख। अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए 5 लाख ही रहेगा ये। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसलिए 5 लाख। कोई चेंज होता तो जीरो ना लिखा होता, है ना। अच्छा, इसके बाद कोई चेंज नहीं, 20 लाख। कोई चेंज नहीं, 60 लाख। और बैंक का आज भी उतना ही है। सिंपल। ये हमारी न्यू इक्वेशन। बस अब क्वेश्चन मान लो इससे आगे कुछ नहीं कह रहा, तो बस इतने पे छोड़ देते हैं। ये हमारा है इक्वेशन वाला चैप्टर। इसमें कुछ कई सारी और भी बातें, मतलब बातों का मतलब कॉन्सेप्चुअल वैसी कोई बात नहीं, बस क्वेश्चंस हैं कई सारे, बट क्वेश्चन ऐसे होता है। सिंपल। चलिए, ये मैंने अपनी तरफ से लिया है जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब बुक के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा।